सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूजी सेमेस्टर 4 के पेपर नंबर 8 के विषय में बात करेंगे और मेरा आज का टॉपिक है शिवाजी का प्रशासन। यानी शिवाजी का प्रशासन कैसा था, यानी शिवाजी जो है सो किस तरह के शासक हुए और उनका क्या योगदान रहा एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, प्रशासन को लेकर के, राजस्व को लेकर के और साम्राज्य विस्तार को लेकर के। तो आज हम लोग शिवाजी का प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि शिवाजी मराठा के एक महत्वपूर्ण शासक हुए, पेशवा हुए और उन्होंने मराठा साम्राज्य का काफी विकास किया, काफी विस्तार करने का काम किए। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब औरंगजेब का शासनकाल था भारत में, तो उस समय शिवाजी ने बहुत ही कड़ा टक्कर औरंगजेब को दिया और इतना ज्यादा कड़ा टक्कर दिया कि औरंगजेब जो है सो उलझ जाने का काम किया। हाँ, ये बात जरूर है कि 1665 में है न पुरंदर की संधि होती है, जिसमें कई किलों को मुगलों को देना पड़ता है शिवाजी को। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि शिवाजी खासकर छापामार युद्ध में बहुत प्रवीण थे और वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति का भी प्रभाव रहा कि बहुत ही मजबूत शासक हुए, बहुत ही साहसी शासक हुए और प्रशासन और साम्राज्य विस्तार के लिए उन्होंने काफी काम किया। तो आज हम चर्चा करेंगे शिवाजी का प्रशासन के विषय में, यानी शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो शिवाजी के राजत्व का आदर्श प्राचीन हिंदू सिद्धांतों पर आधारित था। भारतीय शास्त्रीय दृष्टिकोण से शिवाजी अच्छे राजा थे और अपने राज्य के सर्वोच्च अधिकारी। छत्रपति उनकी उपाधि थी। राजा समस्त प्रशासन की धुरी थी, यानी राजा जो था वो समस्त प्रशासन का धुरी था। राज्य के संपूर्ण अधिकार और शक्तियां उनके हाथों में केंद्रित था। उनका साम्राज्य 2 भागों में विभक्त था। एक है स्वराज यानी अपना राज्य अथवा मूल के कादिम यानी पुराना प्रदेश, और भूमि का वह अनिश्चित क्षेत्र जो वैधानिक रूप से मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, लेकिन जिससे चोट वसूल की जाती थी, पर शिवाजी का प्रशासन की सीमा में नहीं था। शिवाजी के स्वराज्य में महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के काफी बड़े क्षेत्र समिति। इसको दिमाग में रखिएगा। शिवाजी प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आखिर शिवाजी का जो क्षेत्र था वो किन क्षेत्रों तक सीमित था। तो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु के काफी बड़े क्षेत्र में सम्मिलित थे। रघुनाथ पंडित हनुमंते के निरीक्षण से चुने हुए विशेषज्ञों द्वारा राज्य व्यवहार कोरा नामक शासकीय शब्दावली शब्दकोश तैयार किया गया। अब हम लोग देखेंगे अष्ट प्रधान परिषद, यानी बहुत काफी महत्वपूर्ण है अष्ट प्रधान परिषद। उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्ट प्रधान परिषद कहा जाता था। प्यारे विद्यार्थी जी, आपको मालूम होना चाहिए और एक कंपटीशन में काफी संख्या में पूछा जाता है कि अष्ट प्रधान नामक जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसका सृजन किसने किया था, किस शासक के द्वारा इसका किया गया। तो शिवाजी के द्वारा। इसका उत्तर होगा शिवाजी के द्वारा। तो प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। अष्ट प्रधान परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख था। वह शिवाजी द्वारा नियुक्त होता था। अपने कार्यों की वह शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। अष्ट प्रधान परिषद के मंत्रियों को शिवाजी ने पृथक कोई विशेष स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए थे। ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे, यानी ये मंत्री शिवाजी के उच्च सचिव के समान थे
मंत्रियों से परामर्श लेने के शिवाजी बाध्य नहीं थे। शिवाजी ने किसी भी मंत्री के पद को अनुवांशिक नहीं होने दिया। यानी आप समझ लीजिए कि शिवाजी का जो मंत्री का पद था उसको वो जेनेटिक्स नहीं होने दिए, है ना। तो इसमें ये नहीं है कि मान लीजिए कोई मंत्री हैं तो उनका पुत्र भी मंत्री होगा, इसका ये नहीं था इसमें। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा भाई अष्ट प्रधान में आते थे। आज हम लोग इसका चर्चा पूरी तरह से करेंगे क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यूपीएससी और सिविल सेवा परीक्षा, स्टेट पीसीएस की परीक्षा, यूजीसी नेट में यहाँ से प्रश्न आने की संभावना ज्यादा रहती है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो पद था वो पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, यानी इसका कार्य संपन्न राज्य के शासन की देखभाल करना था या राज्य की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल भी करता था। सभी सरकारी दस्तावेजों पर राजा के हस्ताक्षर के बाद पेशवा की मुहर एवं हस्ताक्षर आवश्यक था। यानी सब मान लिए मंत्री सिग्नेचर कर दिए, जैसा कि आप देखते होंगे। यानी केंद्र में आप लीजिएगा तो बहुत तरह मंत्री होते हैं, मान लीजिए गृह मंत्री, वित्त मंत्री, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसको बोलते हैं, स्वास्थ्य मंत्री। लेकिन मुख्य रूप से जो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता होती है कुछ डिसीजन लेने में, तो अंतिम प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। दूसरा, आमत्य पंत अथवा मजूमदार। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो पद था, पंत अथवा मजूमदार, इसमें क्या है, यह राज्य का अर्थ मंत्री था। आपको इस तरह से पूछेगा कि भाई शिवाजी के प्रशासन में आमत्य जो था वो किसके प्रधान होते थे, तो राज्य का अर्थ मंत्री होता था। राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना तथा राजा को उससे अवगत कराना इसका कार्य था। शिवाजी के आमत्य रामचंद्र पंत थे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बिकॉज दिस क्वेश्चन विल आस्क इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू स्टडी दिस टॉपिक। यू हैव डेडिकेटेड कॉन्सेंट्रेट योर माइंड्स ऑन दिस टॉपिक। तो यानी शिवाजी के जो आमत्य थे उनका नाम आप याद रखिएगा, है ना। उनका नाम था रामचंद्र पंत। रामचंद्र पंत आमत्य थे शिवाजी के, ठीक है। अगले पोस्ट का जो हम लोग चर्चा करेंगे वो मंत्री है वाक्यानवीश। वाक्यानवीश जो हैं यह दरबारी, जिनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यह दरबारी लेखक के रूप में राजा के दैनिक कार्यों से लेखबद्ध करता था। यानी यह दरबारी लेखक के रूप में राजा के दैनिक कार्यों को लेखबद्ध करता था। राजा की सुरक्षा की व्यवस्था करना तथा गुप्तचर एवं सूचना विभाग के कार्यों का देखभाल करना भी इसका कार्य था। यानी वाक्यानवीश का, है ना। इसका कार्य आज के गृह मंत्री के समान था। देखिए कंपटीशन में आपको कैसे पूछा जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि अष्ट प्रधान में आज के गृह मंत्री के तुलना में, गृह मंत्री से यदि हम तुलना करें तो उसमें वो गृह मंत्री के लायक कौन सा पद था, तो इसका उत्तर होगा वाक्यानवीश, है ना। वो गृह मंत्री के समान थे। नेक्स्ट चर्चा हम लोग करेंगे सुमंत, जिसको दबीर भी बोला जाता था, ठीक है। इनका कार्य था, यह राज्य का विदेश मंत्री था। यानी राज्य का विदेश मंत्री थे। पांचवा है सचिव सुरुनवीश या चिटनिस, ठीक है। सचिव है सुरुनवीश या चिटनिस, या पत्राचार विभाग से संबंधित था। यानी सचिव जो सुरुनवीश और चिटनिस जो बताए, यह पत्राचार विभाग से संबंधित था। यह राज्य के सचिवालय का प्रभारी अधिकारी था। सरकारी दस्तावेजों को तैयार करना, ठीक है, सरकारी दस्तावेजों को तैयार करना इसका मुख्य कार्य था। किनका? सचिव। नेक्स्ट है सेनापति, यानी सरे नौबत, सेना की भर्ती, इनका कार्य देखिए, सेना की भर्ती, संगठन, उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना, इसका प्रमुख कार्य था। किसका? सेनापति का। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे, नेक्स्ट है आपका न्यायाधीश। यह राजा के बाद राजा का मुख्य न्यायाधीश था। यानी न्यायाधीश तो था वो राजा के बाद राज्य का मुख्य न्यायाधीश था। यानी दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों का, दीवानी और फौजदारी मुकदमों का
हिंदू कानून के आधार पर न्याय करना इसका मुख्य कार्य था। किनका? न्यायाधीश का। अब 8वां जो महत्वपूर्ण पद का चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो है आपका पंडित राव, जिसको सद्र बोलते थे। धार्मिक मामलों में यह राजा का मुख्य सलाहकार था। समारोह या त्योहारों में जिसमें राजा भाग लेता था उसमें यह मुख्य पुजारी के रूप में होता था, यानी पंडित राव। राजा की तरफ से ब्राह्मणों को दान देना, धार्मिक कार्यों को निश्चित करना तथा प्रजा के नैतिक चरित्र को सुधार करना इसका कार्य था। किनका कार्य था? पंडित राव का। सेनापति के अतिरिक्त प्राय सभी मंत्री ब्राह्मण होते थे। ध्यान दीजिएगा, सेनापति के अतिरिक्त जो भी मंत्री होते थे वो आपके ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मण जात के होते थे। और न्यायाधीश तथा पंडित राव को छोड़कर सभी को अवसर पड़ने पर सेनाओं का नेतृत्व करने। ध्यान रखिएगा, यानी पंडित राव और न्यायाधीश ही कभी युद्ध करने के लिए नहीं जाते थे सैनिक के साथ, बाकी सबको जाना ही पड़ता था। आगे है कि विभागीय दायित्वों के निष्पादन के साथ साथ 3 मंत्रियों, पेशवा, सचिव तथा मंत्री के बड़े प्रांतों का प्रभारी बनाया जाता था। प्रत्येक मंत्री के अधीन 8 अधिकारियों का कार्यालय होता था जो उनके आधिकारिक कार्यों के निष्पादन में सहयोग करते थे। इनमें है आपका दीवान, सचिव जो होता था, मजूमदार, लेखा परीक्षक तथा लेखाकार। आगे है फडनिस, उप लेखा परीक्षक, सेबनिस या दफ्तरदार, कार्य प्रभारी। आगे है कारखानिस, रसद अधिकारी, चिटनिस, पत्राचार्य, लिपिक होता था। आगे है जमादार, खांचरी होता था। और पोटनिस, रोकोड़ियां होते थे। इस तरह के कुछ अधिकारी थे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, शिवाजी ने अपने मराठा राज्य को प्रशासन की दृष्टि से 5 भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटने का प्रयास किए? वो 5 भागों में। इन्हें प्रांत या सरसूबा कहा जाता था। शिवाजी अपने क्षेत्र को स्वराज नाम से पुकारते थे। ध्यान दीजिएगा, ये शिवाजी जो थे वो अपने क्षेत्र को स्वराज नाम से पुकारते थे। प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी को सरे कारकुन, ध्यान देना है कि प्रांत के जो प्रमुख अधिकारी होते थे वो सरे कारकुन या मुख्य देशाधिकारी या सर सूबेदार के नाम से जाना जाता था। इसकी नियुक्ति स्वयं शिवाजी करते थे, यानी इसकी नियुक्ति जो है स्वयं शिवाजी करते थे। शिवाजी के समय में मराठा राज्य इस प्रकार बटा हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि प्रांतीय प्रशासन में किस प्रकार से मराठा राज्य बटा हुआ था। पहला जो पार्ट है वो उत्तरी प्रांत है। इसमें बम्बई के उत्तर में सूरत और सलहेर दुर्ग से लेकर पूना तक का भाग सम्मिलित था। यह प्रांत पेशवा मोरे त्रंबक पिंगले के अधीन था, यानी उत्तरी प्रांत जो था। फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। इसमें बम्बई के उत्तर में, ठीक है, सूरत और सलहेर दुर्ग से लेकर पूना तक, पूना अभी क्या है पता है ना, महाराष्ट्र में, पूना तक का भाग सम्मिलित था। यह प्रांत पेशवा मोरे त्रंबक पिंगले के अधीन था। दूसरा है दक्षिण पश्चिम प्रांत। इस प्रांत में दक्षिण कोंकण प्रदेश या समुद्री तट सम्मिलित था। यह प्रांत अन्नाजी दास के अधीन, दत्ता के अधीन था। ये सब याद रखिएगा कि उत्तर पश्चिम प्रांत किसके अधीन थे, तो अन्नाजी दत्तों के अधीन था। नेक्स्ट जो तीसरा महत्वपूर्ण भाग था वो दक्षिण पूर्वी प्रांत। इस क्षेत्र में सतारा, सांगली, कोल्हारपुर आदि क्षेत्र सम्मिलित थे। यह क्षेत्र दत्तोजी पंत के अधीन था। चौथा जो महत्वपूर्ण प्रांत था वो दक्षिण प्रांत था, साउथ एरिया। इसमें जीजी और उसके आसपास का प्रदेश सम्मिलित था। यह क्षेत्र रघुनाथ पंत हनुमंते, देखिए दक्षिण वाला प्रांत का क्षेत्र किसके अधीन था, तो रघुनाथ पंत हनुमंते के अधीन था। नेक्स्ट है कि प्रत्येक प्रांत महालों में विभक्त था। प्रत्येक प्रांत किसमें विभक्त था, ये सब चीज आप एकदम कॉपी में, नोटबुक में आप आराम से इसको लिख लीजिएगा। प्रत्येक प्रांत
महालों में विभक्त था। यहाँ का अधिकारी सरवलदार होता था। कौन सा होता था? सरवलदार होता था। महालों को तफों में बांटा गया था जो हवलदार नामक अधिकारी के अधीन था। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं कि प्रत्येक प्रांत जो था वो महालों में विभक्त था। यहाँ का अधिकारी सरवलदार होता था। महालों को तफों में बांटा गया था जो हवलदार नामक अधिकारी के अधीन था। इसके अधीन देख लीजिए, इसके अधीन कारकुन नामक अधिकारी होते थे। ठीक है, गांव सबसे छोटी इकाई थी। और ये जो भी मैं वर्ड बोलूंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा पूछा गया परीक्षा में है, पटेल या पाटिल इसके मुखिया होते थे। यानी गांव का यूजीसी नेट में भी पूछा गया है कि मुखिया का नाम मराठा समाज में क्या बोला जाता था, तो उनको बोला जाता था पटेल या पाटिल। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यानी मराठा का भू राजस्व व्यवस्था। शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित था। शिवाजी के अन्नाजी दत्तों के अधीन भूमि का विस्तृत माप करवाई। यानी शिवाजी ने अन्नाजी दत्तों के अधीन भूमि का विस्तृत माप कराई। माप के आधार जरीब थी, यानी मापने का जो उसका औजार था। इसे काठी भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? काठी भी कहा जाता था। यह काठी 5 हाथ और 5 मुट्ठी लंबी होती थी। 20 काठी 20 लंबी और 20 काठी चौड़ी भूमि को 1 वर्ग बीघा कहा जाता था। 120 बीघे को चावर कहा जाता था। उस समय मराठा भू राजस्व में इस तरह की व्यवस्था थी कि 120 बीघे को जो है वो चावर कहा जाता था। चावर। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम एवं निम्न 3 श्रेणियों में बांटा गया था। यानी उपज के आधार पर जो अच्छा सबसे ज्यादा उपज दे रही भूमि उसको उत्तम श्रेणी में, फिर जो इसको कम दे रहा है मध्यम श्रेणी में, जो उससे कम दे रहा है उसको निम्न श्रेणी में बांटा गया। यानी प्रारंभ में उपज के आधार पर, ठीक है, उपज का 1/3 भाग, इसको याद रखिएगा कितना भाग होता था, तो 1/3 भाग भूमि कर निर्धारित किया गया था। कितना किया गया था? 1/3 भाग। बाद में जब शिवाजी ने अन्य स्थानीय करों और चुंगियों को समाप्त कर दिया तब भूमि कर बढ़ाकर 2.5 यानी 40% भाग कर दिया। बंजर भूमि पर भूमि कर नहीं लिया जाता था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टू नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द मराठा पीरियड्स। भूमि कर जहां उद्यान भूमि और नगदी फसल उत्पन्न होने वाली भूमि थी, नगद निश्चित किया गया था। यानी जो जहां पर नगदी फसल, मान लीजिए चाय का हो रहा है, कॉफी का हो रहा है, तो वहां पर उसका नगद उसको देने की बात कही थी। अन्य स्थानों में नगद अथवा उपज के रूप में कर चुकाया जाता था। कर वसूली का आधार रियतवाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार की व्यवस्था थी मराठा प्रशासन में भूमि व्यवस्था, तो उसकी व्यवस्था थी रियतवाड़ी। ठीक है, जो आगे चल करके आप देखिएगा ब्रिटिश काल में रियतवाड़ी भूमि व्यवस्था को भी लाया गया था। पहले आपका स्थायी बंदोबस्त, उसके बाद रियतवाड़ी, उसके बाद महालवाड़ी, इस तरह का एक लैंड का सिस्टम था भारत में। तो मराठा का जो सिस्टम था वो रियतवाड़ी व्यवस्था था। जो रैयत होते थे, रैयत मतलब मालिक होता था जो उसके साथ समझौता होती थी। परंतु शिवाजी जमींदारी देशमुखी व्यवस्था को समाप्त नहीं कर पाए। अधिकारियों को मोकाशा, यानी मोकाशा एक होता था पद है, वो जागीर के रूप में उसको आप बोल सकते हैं। मोकाशा यानी जागीर देना बंद कर दिया। यानी मराठा के समय में शिवाजी ने अधिकारियों को मोकाशा जो जागीर वाले दिया जाता था उसको बंद कर दिए। अन्य जो राजस्व होता था, यानी मराठा शासन इतना अच्छा से चलता कैसे था, कहां से उसको इतना मिलता था ताकि वो इतना बड़ा साम्राज्य को चला रहा था, युद्ध कर रहा था, प्रशासन को मजबूत कर रहा था। तो अन्य राजस्व स्रोत के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। पहले चौथ, भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी का एक अन्य प्रमुख स्रोत चौथ थी। चौथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। चौथ क्या होता है? यह पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। यानी चौथ जो है पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। इसका मात्रा राज्य की
याय की 1/4 होती थी। कितना होती थी? 1/4। ध्यान दीजिएगा। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था कि देखो भैया, आप यदि चोट दे रहे हो तो आप निफिक्र हो जाओ कि आप पर शिवाजी का कोई आक्रमण नहीं होगा, बाह्य आक्रमण भी आप पर नहीं होगा। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक तरह से ये सुरक्षा टैक्स था कि आपको किसी तरह का आपका आंतरिक कोई दिक्कत ना होगा, कोई आक्रमण आपको नहीं करेगा, आप चोट प्रदान कीजिए। और 1/4 होता था n/4। अब नेक्स्ट जो रेवेन्यू सिस्टम में जो एक वर्ड है सरदेशमुखी, ठीक है, यानी सरदेशमुखी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि सरदेशमुखी क्या था। यह कर भी पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी सरदेशमुखी भी जो है पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। यह उस प्रदेश के भूमि कर का 1/10 होता था। देखिए चोट जो होता था 1/4 होता था, लेकिन सरदेशमुखी जो होता था 1/10 होता था, यानी 10% भाग होता था। सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानता था। यानी शिवाजी जो थे वो सरदेशमुखी यानी वसूल करना अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे, क्योंकि वो अपना अधिकार मानते थे कि मैं जो है सो महाराष्ट्र का पुश्तैनी हूँ। थोड़ा सा इसको और चर्चा कर लीजिए सैन्य प्रशासन, क्योंकि विदाउट मिलिट्री स्टेबिलिटी एनी वन स्टेट कैन नॉट विन द एरियाज अदर एरियाज। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आपकी सैनिक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, आप युद्ध नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे के क्षेत्र को अपने में हड़प नहीं पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा मराठा इतना युद्ध में लिप्त रहा। थोड़ा सा हम उनके जो है सो सैन्य प्रशासन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो शिवाजी के सैन्य प्रशासन में दुर्ग होता था, बहुत लंबा बड़ा है ना, दुर्ग, तोपखाना, नौसेना, घुड़सवार सेना, पैदल सेना सम्मिलित है। सब याद रखिएगा कौन कौन सेना होता था। तो सैन्य प्रशासन में दुर्ग बहुत इंपॉर्टेंट होता था सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तोपखाना होता था, नौसेना होता था, घुड़सवार सेना होता नहीं, घोड़े की सेना होती थी, पैदल सेना भी होते थे। नेक्स्ट है दुर्ग। दुर्ग के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। सैन्य प्रशासन में दुर्गों का काफी महत्व था। शिवाजी के पास 240 यानी शिवाजी के पास 240 या 250 दुर्ग थे। इसकी देखरेख के लिए विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, आगे है हवलदार। किले की सुरक्षा व्यवस्था का उत्तरदायित्व इसी का होता था, हवलदार का होता था। यह मराठा जाति का होता था हवलदार। नेक्स्ट है सूबेदार। किले है ना, यह किले का नागरिक प्रशासन का कार्य देखता था, यानी नागरिक प्रशासन का कार्य जो है सो आपका सूबेदार देखता था। यह ब्राह्मण जाति का होता था। नेक्स्ट है कारकुन। यह किले के गोदामों का अधिकारी होता था कारकुन। ठीक है, जो कायस्थ जाति का होता था। इस प्रकार दुर्ग में विभिन्न जातियों के अधिकारियों की नियुक्ति करके संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया था। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे तोपखाना। शिवाजी के पास एक छोटा तोपखाना था जिसमें लगभग 200 तोपें थी। ये तोपें फ्रांसीसियों, पुर्तगालियों तथा अंग्रेजों से खरीदी गई थी। आगे है नौसेना। शिवाजी के पास नौसेना भी थी। 5 प्रकार के नावों का 400 नावों का बेड़ा इनके पास था। कोलाबा, कल्याण और भिवंडी नगरों में नौसैनिक अड्डे थे। सब याद रखिएगा कहां कहां पर इनका नौसैनिक अड्डा था। तो जो अभी मैं आपको जगह बताया, कोलाबा, कल्याण और भिवंडी, जहां पर नौसैनिक अड्डे थे। नेक्स्ट है अश्वरोही सेना। शिवाजी के अश्वरोही सेना के संगठन को पागा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अश्व सेना को पागा कहा जाता था। जो प्रकार के सैनिक होते थे, बरगीर एवं सीलेदार। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड कि कौन कौन से सैनिक होते थे। तो बरगीर एवं सीलेदार। तो बरगीर को राज्य की ओर से, बरगीर को जो है राज्य की ओर से घोड़ा एवं शस्त्र प्राप्त होता था। यानी बरगीर को जो है सो
राज्य की ओर से घोड़ा एवं वस्त्र प्राप्त होता था, ठीक है, जबकि सीलेदार इसका प्रबंध स्वयं करता था। यानी सीलेदार जो होता था वो इसका प्रबंध स्वयं करने का काम करता था। आगे कि घुड़सवारों की टुकड़ी की न्यूनतम इकाई था 25 बरगीर की थी। इसका अधिकारी हवलदार होता था। 5 हवलदारों के ऊपर एक जुमलदार तथा 10 जुमलदारों के ऊपर एक हजारी होता था। 5 एक हजारी का एक पंच हजारी होता था, ठीक है। एक पंच हजारी अधिकारी के अधीन रखा जाता था तथा सभी पंच हजारी घुड़सवार सेना के सरे नौबत नामक अधिकारी के अधीन होती थी। पैदल सेना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पैदल सेना को पाइक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पाइक। इसकी सबसे छोटी इकाई 9 सैनिकों की थी। यानी सबसे जो छोटी इकाई होती थी उसमें 9 सैनिक होता था, जिसका अधिकारी नायक होता था। क्या उस अधिकारी का नाम क्या होता था? नायक। 10 नायकों पर एक हवलदार होता था। 10 नायकों पर एक हवलदार होता था। 3 हवलदारों पर एक जुमलदार होता था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें। और 10 जुमलदार पर एक हजारी होता था। और सबसे बड़ा पद 7 हजारी का होता था। सबसे बड़ा पद क्या होता था? 7 हजारी। पैदल सेना का सबसे बड़ा अधिकारी सरे नौबत होता था। शिवाजी के जीवन के अंतिम समय में उनकी सेना में 29 सेनापतियों के अधीन 45,000 बरगीर अश्वरोही तथा 31 सेनापतियों के अधीन 60,000 सीलेदार अश्वरोही, लगभग 1 लाख पैदल सेना, 1208 हाथी और 3000 ऊंटें थे। सेना में हिंदू और मुसलमान दोनों ही होते थे। शिवाजी बहुत अनुशासन प्रिय थे। युद्ध में ब्राह्मणों, स्त्रियों आदि का सम्मान किया जाता था। राज्य के सैनिक अभियानों के समय परिवार के सदस्यों को साथ रहना मना था। यानी सैनिक अभियानों के समय परिवार के सदस्य नहीं रहते थे। अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं न्याय प्रशासन के विषय में। शिवाजी की न्याय व्यवस्था निष्पक्षता पर रह रहे थे। मतलब बिना किसी का पक्ष लिए हुए शिवाजी स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के समान थे। वे न्यायाधीश एवं पंडित की सहायता से निर्णय देते थे। शिवाजी का यह न्यायालय धर्म सभा, ध्यान रखिएगा, धर्म सभा या हुजूर हाजिर मजलिस कहा जाता था। शिवाजी के नीचे न्यायाधीश को न्यायालय होता था। प्रांतीय एवं महाल स्तर पर न्याय के लिए मजलिस, ठीक है, हुआ करती थी, जिसे सभा कहा जाता था। गांवों में न्याय कायम करने के लिए पंचायतों की व्यवस्था की गई थी। धर्मशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय दिया जाता था। तो प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम लोग बहुत संक्षिप्त ढंग से शिवाजी के प्रशासन के विषय में डिस्कस किए कि किस प्रकार से अष्टप्रधान होता था, कौन कौन अधिकारी होता था, किसका किसका कौन सा काम होता था, प्रांतीय प्रशासन कैसे थे, किसको स्वराज बोला जाता था और किस प्रकार से प्रांतों में बटे हुए थे, जैसे उत्तरी प्रांत, दक्षिण पश्चिमी प्रांत, दक्षिण पूर्वी प्रांत, दक्षिण प्रांत, और किस प्रांत किसके अधीन हुआ करता था, उसके विषय में हम लोग चर्चा किए। फिर आपको हम भू राजस्व के विषय में चर्चा किए कि कितना देना पड़ता था, कैसे हो, बीघा किसको बोलते थे, है न, किसके अधीन वो भूमि का सर्वेक्षण कराए। तो इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने का प्रयास किए और हम लोग देखे और आपको हम बताए भू राजस्व संबंधित शब्दावली का भी चर्चा किए। जैसे चौथ के बारे में आपको हम बताए कि एक तरह से सुरक्षा था, पड़ोसी को, राज्यों को सुरक्षा देता था कि आपको मराठा का कोई आक्रमण नहीं होगा, अन्य जगहों से भी आपको आक्रमण से सुरक्षा होगी। तो भाई आपको बिना कुछ दिए हुए तो सुरक्षा होगी नहीं। इसके लिए आपको 1/4 भाग आपको जितना होता है उसका 1/4 भाग आपको देना है चौथ के रूप में, ठीक है, और आपको सुरक्षा की गारंटी दी जाती थी। उसी प्रकार से ये याद रखिएगा 1/4, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप जानना चाहिए। सरदेशमुखी में आपको बताए कि यह कर भी पड़ोसी राज्यों से वसूल होता था। यह उस प्रदेश के भूमि कर का 1/10 होता था। यानी सरदेशमुखी जो होता था 1/10 होता था। सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी का अपना कानूनी अधिकार था, ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुखी थे। सैन्य प्रशासन के बारे में आपको बताएं
जिसमें दुर्ग हो गए, हवलदार हो गए, सूबेदार हो गए, कारकुन हो गए, तोपखाना हो गया, नौसेना हो गया, अश्वरोही सेना हो गया, पैदल सेना हो गया। इसके विषय में हम लोग चर्चा किए। न्याय प्रशासन के विषय में हम लोग चर्चा किए। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।